तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है सासू माँ हमारे बस का नहीं आपके रिश्तेदार को भुगतना। हेमा ने दरवाज़ा खोला तो पति के साथ एक अनजान शख्स को बोरिया बिस्तरा लिए खड़ा देखकर उसकी नज़रें वहीं थम गई और सास भागती हुई उस लड़के के पास पहुंची और बोली, तुम्हें घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कमल बोला, हमारा पता ढूंढता हुआ भटक रहा था। अच्छा हुआ जो मुझे मिल गया, पता नहीं कब से घूम रहा था। सास ने आदेश दिया, बहू जल्दी से पानी लाओ, और उस युवक को प्यार से सोफे पर बैठाते हुए पूछा, घर में सब अच्छे हैं? भैया भाभी की तबीयत ठीक तो रहती है? लड़का बोला, हाँ बुआ जी, घर में सब अच्छा है। पिताजी और माँ आपको बहुत याद करते हैं। इस बार जब मैं घर जाऊंगा तो आपको मेरे साथ चलना होगा। सुनकर सास सुदेश देवी फूली नहीं समा रही थी और बहू से बोली, देख ऐसा होता है आपसी प्रेम प्यार, और एक तेरे भाई भाभी हैं जो तुझे झूठ मूठ भी आने को नहीं कहते। हेमा को बहुत बुरा लगा। माँ जी ऐसे कैसे किसी अनजान के सामने उसके पीहर वालों का अपमान कर सकती हैं। जल्दी ही उसे पता चल गया कि यह उसकी सास का भतीजा है और अब यहीं रहने वाला है। कब तक? शायद जब तक नौकरी नहीं मिल जाती या फिर जब तक उसकी सास की आंखें नहीं खुल जाती। वर्षों से जिस भाई के साथ बोलचाल बंद थी, अचानक 2 दिन पहले उसका फ़ोन आया और अब उसका लाडला भी आ गया है। हेमा सोचने लगी, लोग कितने मतलबी होते हैं। आज तक जिस बुआ को किसी ने भाव तक नहीं दिया, अब उसी के घर रहने आ गया। अपने माँ बाप की तरह यह भी बिल्कुल बेशर्म मालूम होता है। हेमा का अंदाज़ा बिल्कुल सही था। जल्दी ही सूरज ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। 15 दिन बाद उसकी तलाश खत्म हुई और उसे नौकरी मिल गई। अब तो उसकी झिझक भी खुल गई थी और बुआ जी भी पूरी तरह से पट गई थी। महाराज अपने कपड़े तक नहीं धोते, झूठे बर्तन उठाने की जहमत तो बिल्कुल भी नहीं करते। हेमा कुछ कहती तो सास बोलती, बहू 2 कपड़े उसके भी धो दोगी तो तुम्हारे हाथ नहीं घिस जाएंगे। अभी नई नई नौकरी मिली है, पहले उसे यहाँ जमने दे। पहली बार घर से बाहर निकला है। वैसे भी घर पर तो यह सब भाभी करती थी, यह सब करने की उसकी आदत नहीं। धीरे धीरे सब समझ आ जाएगी। वैसे भी वह इसे अपना घर समझकर आया है, इसीलिए उसे यहाँ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 3-4 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। सूरज ना तो घर में कोई पैसा देता, ना अपने ही काम करता। किराया भी जब तब सुदेश जी से छुट्टे पैसे के बहाने मांग लेता। कहता, बुआ जी आज मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, आपके पास हो तो दो ना, जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। तब सुदेश जी कहती, कोई ज़रूरत नहीं है लौटाने की, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ, जो तनख्वाह मिलती घर भेज देता। हेमा सोचने लगी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। यह बुआ भतीजा मिलकर उसका बजट खराब कर रहे थे। मामा मामी को इतना तो सोचना चाहिए, यहाँ शहर में कुछ मुफ्त नहीं मिलता, हर चीज़ के पैसे लगते हैं। यहाँ तो पानी भी मुफ्त का नहीं आता। ऐसे कब तक हम इसे बैठाकर खिलाते रहेंगे? सासू माँ तो कुछ कहेंगी नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। एक दिन उसने सूरज से कहा, सूरज मार्केट से 2 किलो दूध और कुछ सब्जियां ले आओ। तो वह बगले झाँकने लगा। तभी सुदेश देवी वहाँ आई और बोली, क्या हुआ? जाकर सामान ला। सूरज बोला, बुआ जी मैंने तो सारे पैसे गांव भेज दिए हैं, अब यह सब लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं और भाभी ने कुछ दिया नहीं। तब सुदेश देवी ने उसे पैसे दिए और वह सामान लाया। जब उन्होंने बचे हुए पैसे मांगे तो बोला, बुआ जी वह तो खर्च हो गए, मेरी चॉकलेट खाने की इच्छा थी सो उनसे वह खरीद कर खा ली। हेमा ने हिसाब लगाया। सास ने उसे 500 रुपये दिए थे। अगर वह सारे सामान का 2 गुना रेट भी लगाए तो भी कम से कम 200 रुपये बचने चाहिए। वह बोली, सूरज चॉकलेट कितने की थी? सूरज बोला, भाभी बड़ी महंगी थी, मैंने बिना रेट पूछे ही खा ली। हेमा गुस्से में बोली, फिर भी कुछ तो रेट रहा होगा उसका। तभी सुदेश देवी
बीच में बोल पड़ी। बहू तू भी क्या हिसाब के पीछे पड़ी है, जा जाकर रसोई में अपना काम कर, खाने में देर हो रही है। हेमा बोली, बस माँ जी बहुत हो गया लिहाज। सूरज, अगले महीने से तुम अपने रहने का कहीं और बंदोबस्त कर लो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा खर्चा क्या है। तुम यहाँ ऐसे ही रह रहे हो, ना तो तुम्हारे माता पिता ने और ना ही तुमने खुद इस तरफ ध्यान दिया। बुआ का घर है, इसका मतलब यह तो नहीं यहाँ सब कुछ फ्री में आ जाता है। इस थोड़े से सामान के बदले तुम 500 रुपये देकर आए हो। सोचो तुम यहाँ क्या क्या इस्तेमाल करते हो, उसका कितना खर्चा होता होगा। सूरज उखड़ गया और बोला, लगता है भाभी तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं। हेमा बोली, रहना है तो कायदे से रहो, यहाँ कोई नौकर नहीं जो तुम्हारा काम करे। सूरज भी बोला, ठीक है बुआ जी, आज ही मैं माता पिता को सब बताता हूँ। मैं तो यहाँ आपकी वजह से आया था, पर असलियत पता चल गई। यह घर तो भाभी का है और वह बाहर चला गया। अब सुदेश जी शुरू हो गए। बहू, तुम्हें उससे यह सब कहने की क्या ज़रूरत थी, जानती हो अब वह सब कुछ अपने माता पिता को बताएगा। हेमा बोली, अच्छा है जो बता दे, मैं कौन सा उसके माँ बाप से डरती हूँ। आप जो भलाई लेने की कोशिश कर रही हैं वह तो आपको मिलने से रही। उसे घर में रखे हम, उसका सारा खर्चा उठाएं हम और कुछ कहीं भी ना। आपने देखी उसकी अकड़, जैसे वह यहाँ रहकर हम पर कोई एहसान कर रहा है। बस माँ जी बहुत हो गया, मेरी कमल से इस बारे में बात हो चुकी है। अब हम इसे और यहाँ नहीं रख सकते। आपको तो कुछ जोर नहीं पड़ रहा, पर इसके कारण हमारा हर महीने 7,000 अतिरिक्त खर्चा होने लगा है। यहाँ तो सब कुछ मुफ्त का समझकर यह पानी की तरह बहाता है। जब अकेले रहेगा और किराए के साथ साथ अपना खर्चा उठाएगा तब समझ आ जाएगी। ज़्यादा नहीं तो कम से कम दूध और फल सब्जियाँ तो यह ला ही सकता है। हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में हमारा बस का और नहीं आपके रिश्तेदार को भुगतना, आपको चाहे अच्छा लगे या बुरा। अपने किराए तक के पैसे तो वह आपसे लेकर जाता है और चालाक कितना है, अपनी तनख्वाह आते ही घर भेज देता है और पूरे महीने की जेब खर्ची बहाने बनाकर आपसे निकालता है। क्या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा? क्योंकि पीहर वालों के पीछे अपना घर लुटा रही हैं। आज तक इस दुनिया ने किसी को भलाई दी है जो आपको मिलेगी? वर्षों से जिस भाई भाभी ने आपसे बात नहीं की, मतलब आते ही दिन में रोज़ एक फ़ोन कर लेते हैं और इस लड़के के जाते ही देख लेना यहाँ कोई फ़ोन नहीं आएगा। क्यों आप खुद को धोखा और हमें बिना वजह की सरदर्दी दे रही हैं? यह सब भी मैं बर्दाश्त कर लेती, पर यह लड़का चाल चलन का भी ठीक नहीं। कल मैंने अपनी आंखों से देखा, पड़ोस में रहने वाली पिया को देखकर यह सीटी बजा रहा था और गाने गा रहा था। वह बेचारी छत पर पढ़ने आई थी, पर इसकी बेहुदा हरकतों से परेशान होकर जल्दी ही नीचे जाना पड़ा। वह तो कमल की शर्म के कारण, शायद उसके माता पिता अभी तक चुप हैं और उसकी माँ ने तो मुझसे पूछा भी है, यह कौन लड़का है जो तुम्हारे यहाँ रहने आया है? अब आप क्या चाहती हैं? इसके कारण मोहल्ले में हमारा जो आपसी मेल मिलाप है उसे भी खराब कर लें। सुदेश जी बहू की बातें सुनकर चुप हो गई। रात को उनके पास भाई भाभी का फ़ोन आया तो वह भी तैयार थी। भाभी ने उन्हें उल्हाना देना शुरू किया, दीदी हमने तो बेटे को आपके भरोसे भेजा था, पर राम राम तुम्हारी बहू की ज़ुबान तो कैंची की तरह चलती है, तुम कैसे उससे निभाती हो? सुदेश जी बोली, भाभी पिछले 4 महीने से मेरी बहू जो तुम्हारे बेटे की खातिरदारी कर रही है, उसके लिए तो तुमने कभी उसकी तारीफ नहीं की। एक दिन ज़रा गुस्से में कुछ कह दिया तो तुम उसकी बुराई कर रही हो। मेरी बहू तो ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी। तुम अपने बेटे को बोल दो अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। ननद की खरी खरी बातें सुनकर भाभी की अकल भी ठिकाने आ गई और वह बोली, ठीक है, उसे वहाँ रखकर तुम कौन सा हम पर एहसान कर रही हो? अपना फ़र्ज़ निभा रही थी। तुम्हें पसंद नहीं तो ठीक है, वह अपना इंतज़ाम कहीं और कर लेगा। और कुछ दिनों बाद सूरज अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहाँ से चला गया तो हेमा ने चैन की सांस ली।
अब सुदेश देवी के पास ना तो भाई भाभी और ना ही भतीजा फ़ोन करता है, पर वह जानती हैं जिस दिन फिर मतलब होगा उन्हें बुआ की याद आ ही जाएगी। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।